नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपकी राय पर। बिहार के इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और अब समय है बिहार के इलेक्शन का विश्लेषण करने का। हमारे साथ हैं सचिन, हमारे दोस्त। नमस्कार। और आज हम दोनों बिहार के इलेक्शंस के बारे में, क्या हुआ, कौन जीता, कैसे जीता, क्या कमी रह गई, इस पर चर्चा करेंगे। सचिन जी। जी धन्यवाद। और प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है। हम लोग तो पूरे बिहार चुनाव को कवर किए थे और आइए इस चुनाव का जो कल का परिणाम आया उसके बारे में जो भी आपके सवाल रहेंगे उस पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला तो ये रहेगा कि एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत, जो कि खुद एनडीए, मुझे लग रहा है कि वो खुद सोच रही होगी कि ऐसा कैसे हो गया। राजद का इतना बड़ा वोट प्रतिशत लाने के बाद भी सीट में नहीं तब्दीली होना, और कांग्रेस का वही फिजडापन। और सबसे मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे पीके भैया के साथ ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले शुरू करते हैं एनडीए के साथ। देखिए, एनडीए का जो 202 सीटें है, ना ही भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा, आरएलएम या हम, तो ये लोग सोचे होंगे कि हमारे स्ट्राइक रेट बेहतर रहेगा, 160-170 के बीच में सोचे होंगे, लेकिन 202 आ जाएगा उनको भरोसा नहीं था। कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है, अगस्त तक जितने भी सर्वेक्षण थे आरजेडी के पक्ष में चुनाव था, लेकिन अगस्त के बाद उनके प्रवक्ताओं द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा ऐसे टीका टिप्पणी किया गया, ये चुनाव को दूसरे एंगल में मोड़ दिया गया। और उस एंगल में मोड़ दिए जाने क्या 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 एंगल था, ये बताइए हम लोग भाई। एंगल यही था कि थोड़ा अगला पिछड़ा का बात हो गया, थोड़ा सा किसी विशेष जाति के नेता के बारे में हो गया सवाल। ये सब में हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर तो चुनाव में पड़ा है ना भैया। मतलब वही 90 वाला दशक। हाँ, वही सब जंगल राज का भूत है। नहीं, ये सब चीज नहीं, मतलब सब चीज में मिक्सअप है। आप जो कह रहे हो वो भी है, लेकिन सारा चीज मिक्सअप हो गया। और जनता के बीच में लगा कि नहीं, ये चुनाव जो है हमारे जो उससे जुड़े हुए थे उनको लगा कि हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उन्होंने जाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और साथ ही चुनाव में इस बार जो एसआईआर हुआ है तो थोड़ा वोटिंग परसेंटेज भी सही रहा। और पर्व का समय था, पर्व के समय में आने की वजह से सभी लोग जो है अपने घर जो वापस आए थे पूजा मनाने के लिए, वो वापस नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं उनका जन समर्थन बीजेपी की तरफ रहता है, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं इलेक्शन में। बहुत अच्छा इस बार वो इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया। उनका कहीं ना कहीं, देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो वोट देते हैं किसी ना किसी पार्टी को देते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, बाहर से आए हैं, और बीजेपी का इतना अप्रत्याशित जीत है। अगर हम सब चीज मान लें दुरुस्त है, चुनावी प्रक्रिया दुरुस्त है, सब चीज दुरुस्त है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ही मतदान होगा ना। वोटिंग परसेंटेज तो 1951 के बाद बिहार में इतना बड़ा जन सैलाब वोट देने के लिए निकला है। करीब करीब 67.13% लोगों ने मतलब वोट दिया, जिसमें कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा 71.71%। जी, महिलाओं का क्या योगदान रहा, महिलाओं को क्या मिलने वाला है चुनाव के बाद, और इतनी कम महिला सदस्य, इस बार हमको लगता है कि सबसे कम महिला कैंडिडेट्स इलेक्शन में फाइट कर रही थी। करीब करीब 258 महिलाओं ने ही बस कंटेस्ट किया है, जहाँ की पुरुषों की संख्या 2357 है। किसी भी पार्टी ने मतलब महिलाओं को तो उतना ज्यादा विश्वास नहीं दिखाया जितना महिलाओं ने इलेक्शन पे विश्वास दिखाया। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, आप एक चीज गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं के प्रति जदयू जो है बहुत पहले से सक्रिय है। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दृष्टिकोण में रख लाया गया। सही बात है। इसलिए नहीं लाया गया कि पुरुष हमारे सही हो जाएंगे, वो तो अभी भी गलती कर ही रहे हैं जिनको गलत करना है। लेकिन हाँ, महिलाओं को एक सुखी और समृद्ध जीवन शैली जीने के लिए उन्होंने शराबबंदी को लागू किया। उन्होंने 50% आरक्षण का काम किया। अभी बिहार पुलिस में आप देखिए, जहाँ भी देखिए आप महिला मिलेगी, आप टीचर में देख लीजिए महिला, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत दिन से ये प्रक्रिया में थे कि हमको महिला को विचारधारा और मुख्य धारा से जोड़ना है। और महिलाएं, नीतीश जी को देखिए, घर में अगर 5 सदस्य हैं ना, तो अगर 3 आदमी अगर आरजेडी के समर्थन में, उसमें 2 महिलाएं तो 2 जदयू के समर्थन में रहेंगे, बीजेपी नहीं, जदयू के समर्थन में रहेंगे।
क्योंकि देखिए जदयू का जो मास्टर प्लान है वो बहुत पहले से चला रहा है। मास्टर प्लान क्या है, उनकी नीति रही है कि भाई हम महिलाओं को समृद्ध करेंगे, महिलाओं को आगे बनाएंगे, उनका टारगेट ही था महिलाओं का। और आपने दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न के साथ जो जोड़ा था कि इतने कम महिला मतदाताओं को, महिला कैंडिडेट को क्यों उतारा गया मैदान में, जो कि 258 के करीब आपने बताया। तो इसमें कोई एक पार्टी या एक दल नहीं है, सब मिला कर दिए हैं इसमें, जिसमें इंडिपेंडेंट भी है। तो ये कहीं ना कहीं होता क्या है कि लोग जितने भी चुनावी दल होते हैं उनका एक ही माइंडसेट होता है कि हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है या हारने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा टिकट घटा है अभी, क्योंकि इस इलेक्शन में आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही किया गया है कि भाई अगर अनंत सिंह मोकामा से लड़े तो उनको कड़ी चुनौती कौन देंगे, तो भाई सूरजभान सिंह को लाया जाए, उनके परिवार को लाया जाए। मतलब उनको कहीं ना कहीं उनके समकक्ष व्यक्ति को देखा गया है, जिसके वजह से देखिए वहाँ भी महिलाएं को ही मिला है, लेकिन सूरजभान सिंह जी की पत्नी को मिला है। लेकिन और बाकी जगह पे आप देखिएगा कि कहाँ, जैसे कि कोई कैंडिडेट है और उसके अगेंस्ट में उसी के लायक या उसके काट को उतारना है, तो अगर महिला फिट बैठ रही तो अच्छा है। पटना राजधानी क्षेत्र में भी आपको महिला, आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा कि 14 विधानसभा क्षेत्र है पटना में, जिसमें एक भी महिला चुन के नहीं आई है। कैंडिडेट तो खड़ी थी, चुन के नहीं आई है, एक भी नहीं जी। अब दूसरा चीज ये है कि युवाओं का जो पार्टिसिपेशन रहा है जी बिहार इलेक्शन को लेकर, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या बिहार के जो बाहर है वो भी युवा जितने भी हैं, बड़े मतलब इस बार दिख रहा था कि हाँ युवाओं में एक इलेक्शन को लेकर जी एक सरगर्मी है। जी। युवाओं को क्या मिलने वाला है इलेक्शन के बाद, और जेनजी का जो जनरेशन जी है उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप बिहार में? देखिए कहने का मतलब है कि दोनों महागठबंधनों को बराबर का समर्थन मिला है जेनजी का, और युवाओं के प्रति सारे ने स्कीम भी, योजना का अपना अनावरण किया। जैसे कि जनसुराज ने कहा कि भाई हम पलायन नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी का एक रोड मैप आया कि हम किस तरह इंडस्ट्री बैठाएंगे, किस तरह रोजगार सृजित करेंगे। आरजेडी ने कहा कि हम हर परिवार से रोजगार देंगे, हाँ। रोजगार, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को लेकर सोचा गया है। नौकरी तो भाई जेन जी को ही ना मिलेगा, या उसके आगे अगली पीढ़ी को मिलेगी, एकदम एजेड को तो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक घर जब बनता है तो उसमें जो बुनियाद से शुरू होकर ढलाई तक की बात की जाए तो सबका उपयोग किया जाता है। ईंटा का हुआ, बालू का हुआ, सीमेंट का हुआ, मजदूर का हुआ। तो कहने का मतलब आप जो इलेक्शन जो जीतेंगे तो उसमें आपका सबका समर्थन चाहिए। युवाओं का भी उतना ही चाहिए, महिलाओं का भी उतना चाहिए, बुजुर्गों का भी उतना चाहिए, और सामान्य व्यक्तियों का भी वही चाहिए। तो जेन जी का समर्थन दोनों तरफ था, लेकिन अब महिलाओं का समर्थन एनडीए के पक्ष में थोड़ा ज़्यादा चला गया और बाकी का भी समर्थन ज़्यादा चला गया। नए चेहरे, जैसे जेनजी में नए चेहरे दिख रही है। सबसे चर्चित अभी मैथिली ठाकुर, हाँ, विशाल प्रशांत भी यहाँ, विशाल प्रशांत भी हो गए। तो मैथिली ठाकुर अभी पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, पहली बार में इतनी बड़ी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, अपना टिकट दे के लड़ा रही है। तो युवा प्रतिनिधि जो अभी उभर के उतरा है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस जिनको मैं कहूँगा, ये बिहार के लिए कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हम अगर अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी अवसर का मौका मिलेगा कि हमें भी कोई ना कोई पार्टी हमारे तक अप्रोच करेंगे कि भाई आप टिकट लड़िए और चुनाव लड़िए और टिकट लीजिए हमसे। और जहाँ तक बात रही मैथिली ठाकुर का, तो देखिए 3 कैटेगरी में इसको बांटिए। पहला कि मैथिली ठाकुर का खुद का अपना क्या लाइफ स्टाइल है, वो एक सिंगर है। दूसरा उनकी छवि बहुत साफ है, और तीसरा है कि उनको बीजेपी का सिंबल मिला, पार्टी का सिंबल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 बिंदुओं पर चुनाव लड़कर वो जीती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कहिएगा उनका 50% अपना और अपने छवि का योगदान रहा, और 50% पार्टी का योगदान रहा, कि पार्टी जो सिंबल दी उसके भरोसे भी होता है। इसको मतलब हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। हाँ पॉजिटिव देखिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में देखिएगा कि अब बहुत सारे विधायक जो है रिटायर हो रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे सिटिंग विधायक का टिकट कटा, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था। जी बिल्कुल, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था। और साथ ही साथ ये भी कहा जाए कि उनका छवि जो बहुत साफ सुथरा था, तो उसी की वजह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड को उनके तरफ अप्रोच किया गया। अगर कोई विवादित चेहरा रहता, आप बोलिए कि वहां तक टिकट के लिए पहुंचता, वो नहीं पहुंचा जाता। अब 2 सबसे बड़े प्लेयर्स मैं बोलूँगा, बाहरी प्लेयर्स, जिनको कहा जाता है कि मतलब कि
क्रिकेट मैच हम लोग खेलते हैं तो बढ़िया बॉलर है कहीं से, तो उसको बोरो प्लेयर बोरो प्लेयर हम लोग बोलते हैं कि बोरो प्लेयर जो उधार में वो लेके आते हैं। एक तो आपको AIMIM वैसी साहब, और दूसरा है आपको बासपा को मैं बाहर का नहीं बोलूँगा, जो अपने स्टेट में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है और यहाँ पे एक सीट लेके आ जा रही है। सबसे पहले तो ओवैसी जी का क्या प्लान है बिहार को लेकर? क्या मतलब वोट कटुआ है या कुछ बिहार में सकारात्मक राजनीति करने वाले हैं? क्या लगता है आपको ओवैसी जी के बारे में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि AIM और बसपा पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। AIM को 5 सीटें पहले भी आई थी, पहले में थे। और भले उसमें 4 जो है राजद में शामिल हो गए, हाँ। लेकिन क्या है कि इस बार भी 5 सीटें आई हैं। तो अगर आपको मालूम है तो आपका क्या फीडबैक है? आपको मालूम होना चाहिए ना, राजद को ये मालूम मैं एक कंफ्यूजन में, राजद में हुआ था या नहीं, राजद में चर्चा हुई थी बीजेपी? नहीं, राजद में VIP का हुआ था, बीजेपी। अच्छा, VIP जी। तो राजद को देखना चाहिए था, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी और लीड इन द फ्रंट पार्टी थी। उनको देखना चाहिए था कि पिछली बार भी 5 जीते हैं, इस बार भी संभावना है, तो उनको कुछ सीटें देकर, अगर वो, मैं बता रहा हूँ कि अगर टेबल पे बैठकर चुनाव के बारे में चर्चा होती तो हो सके वो 5 या 5 से कम में ही मान जाए। कहने का मतलब है कि 2000 वो पहले की बात है, लेकिन इस बार जो चुनाव के बारे में बात करूं तो उनको कुछ सीटें दी जानी चाहिए थी, उनको महागठबंधन में लड़ाया जाना चाहिए था। अभी ओवैसी जी का मैं एक इंटरव्यू अभी देख रहा था कुछ देर पहले, तो उनका कहना था YM समीकरण पे, उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि YM समीकरण, तो उनका ओवैसी जी साफ बोल रहे हैं कि M वोट देगा और Y राज करेगा। तो मतलब क्या दिख रहा है कि YM समीकरण यहाँ तोड़ने आए हैं क्या ओवैसी जी? नहीं, तो वहाँ एक बात और कही ओवैसी जी ने कि M केवल दरी बिछाने के लिए है, ये भी बात बोले थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर टेबल में बैठकर अगर बातें हो जाती और बसपा और ओवैसी जी को अपने महागठबंधन में शामिल कर लेते हैं RJD, तो आपको ये परिणाम अप्रत्याशित नजर नहीं आता है। अच्छा, आपको मतलब AIMI का बैकग्राउंड प्लेयर नहीं लगता है क्या ये बीजेपी का सब पीछे से खेलने वाला? अगर बीजेपी से खेलने वाला रहता तो बीजेपी के विपक्ष में बोलकर 5 सीटें लाकर कभी समर्थन क्यों नहीं किया? इस चीज को समझना है ना, समर्थन भी तो नहीं रहता है। और देखिए, वो हर जगह चुनाव लड़ते हैं, तो आप हमेशा उनको बी टीम मान के अपने गठबंधन से दूर क्यों रखते हैं? एक बार उनको अपने गठबंधन में रखकर चुनाव लड़ा के दिखवा दीजिए। ये आरोप समाजवादी पार्टी यूपी में लगाई, राजद लगा रही है बिहार में, तो उनको एक बार चुनाव में अपने पक्ष में शामिल करके लड़वा कर देख लीजिए कि A टीम है कि B टीम है कि C टीम है, क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, उनका कॉन्सेप्ट मतदाताओं तक पहुंच रहा, तब ना 5 सीट मिल रहा है जी। बिहार में अगर 5 सीटर लाया, तो VIP को एक भी सीट नहीं आया, वो उप मुख्यमंत्री अपने आप को गछवा लिए कि भाई हमको गछिए, हमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उप मुख्यमंत्री तो बनाने का गछ दिए, लेकिन सीटें नहीं है, तो बने कहाँ से? AIMI को लेकर मेरा तो जैसा मानना है कि ये मतलब धार्मिक एक झुकाव कहेंगे आप। देखिए, धार्मिक झुकाव कहिए या कुछ भी कहिए, जनता तक तो पहुंच रहा है ना उनका मुद्दा, तब ना 5 सीट में तब्दील हो रहा है जी। हाँ, अगर 5 सीट तब्दील नहीं होगा तब ना हम कहेंगे। अगर VIP को अगर हम मान रहे हैं कि नहीं वो पार्टी है, वो ऐसा, तो सीट में तब्दील करके दिखाए ना भैया। अगर सीट में आप तब्दील ही नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमको सत्ता चाहिए, हम A टीम है महागठबंधन, क्या फायदा हो रहा है? आपको फायदा तभी है जब आप सीटें लाएं और उसमें शामिल रहें। और मायावती का क्या राजनीतिक यहाँ से जो पृष्ठभूमि अगर बन रहा है, एक सीट लेके आ रही है आपके विधानसभा में, एक आदमी जा रहा है भाजपा से, तो क्या बोलते हैं उसको कि मायावती यूपी में फिर से आ पाएंगे कि नहीं? एक जस्ट मतलब एक, यहाँ बात बिहार की हो रही है, मगर एक छोटा सा, देखिए, बहन मायावती जी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता हैं, गायब हो गई, मतलब अभी एकदम नेता तो है ना, गायब क्या हो गई, नेता हैं। और बिहार के देखिए हर राज्य में वो चुनाव लड़ती हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहीं ना कहीं एक 2 सीट अपना लाते हैं लोग। और वो देखिए, वो मान चुके हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। नेशनल पार्टी का तो उनका दर्जा था, दर्जा खत्म हो गया, लेकिन था, पहले था। तो बसपा पार्टी जो है, देखिए उनका मानना तय हो गया कि देखिए हम अकेले अगर लड़ेंगे भाजपा से, अगर हम लड़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं, और साथ में भी मिलकर लड़ रहे हैं, तो
एक माइंडसेट लाना होगा, हट धर्म को हटाना पड़ेगा। अगर इसी चुनाव में देख लीजिए, आप निकालिए किसी भी सीट को निकाल लीजिए जहां बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, 4 से 5 हजार वोट काटे, वो किसका वोट काटे भैया? राजद। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 243 सीट में इन छोटी पार्टियों के लिए 30 सीट रिजर्व आप कर देते पहले से ही, हम लोग 213 पर लड़ेंगे, जो बड़े बड़े गठबंधन है, जैसे कि उसमें एग्जांपल दे रहे हैं सीपीएम, आरजेडी और कांग्रेस, बाकी को 30 में निपटा दिए होते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये परसेंटेज, आप चुनाव का परसेंटेज निकालिए, आरजेडी को 23% वोट आया है, 23% ही आया है, बीजेपी को आया 20.0 आया। सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी आरजेडी है, लेकिन सीट नहीं हुआ। मिला। उसका कारण क्या है? वो विभिन्न समीकरणों में फंसती चली गई। वो एक सीट पे ला रही है 50,000 का अंतर से, हार जा रही है 2,000 का अंतर से। क्योंकि आप पहले देख रहे थे हम लोग, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे थे अपने दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 8वां 10वां राउंड तक एकदम पीछे चले हैं वो। वही चीज हम बोल रहे हैं कि इस चीज को किया जाता है, इस चीज को समझा जाता है। 4 पार्टियां जो हैं वोट काटी हैं, अब इसमें से आप 4 का आप उठाइए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जन स्वराज, बसपा, EIM और बागी उम्मीदवार, हर जगह बागी उम्मीदवार कोई ना कोई पार्टी से खड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट जीता नहीं है, लेकिन वो वोट जो कटा है 4 जो हम अभी गिनवाए, उसमें से एक जन स्वराज ही एक लग रहा है कि जो कि बीजेपी का सीट काटा होगा, मतलब वोट। हाँ। बाकी ये 3 जो है महागठबंधन को डैमेज किए हैं। सही बात। तो इसलिए कहना है कि बहन मायावती यूपी से आई है, उनको जगह नहीं मिलेगी, EIM वाले हैदराबाद से उनको जगह नहीं मिलेगी, तो कहने का मतलब है ये तो बोलने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन रिजल्ट में अच्छा नहीं लगेगा। और बिहार को इलेक्शन को इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाले 2 चेहरे, एक तो आनंद सिंह और एक हमारे सबसे प्रिय तेजू भैया। इनके बारे में आपका, जैसे आनंद सिंह जीत चुके हैं, अब तेजू भैया महुआ से हार गए। तेजू भैया ने बयान भी दिया था कि महुआ इज तेजू इज महुआ। उनका राजनीतिक कैरियर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? पहले मैं आनंद सिंह के बारे में पूछूंगा। देखिए, अनंत सिंह जो है छोटे सरकार के रूप से विख्यात हैं और लगभग 6ठी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हैं। और देखिए, कहने का मतलब है कि वो जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका एक ही दृष्टिकोण होता है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है और जीतना है। इनसे अगर कोई पत्रकार पूछ दे कि सर आप मंत्री बने, वो सब हमसे नहीं होगा, हमको यहीं रहने दीजिए, हम इतने कर ले तो बहुत है। सर आप MP बनिएगा, नहीं हम विधानसभा समारोह में नहीं आता है, हम लोकसभा कहाँ से लड़ेंगे। तो देखिए, उनका एकदम दृष्टिकोण साफ रहता है, वो चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। मेरा एक सवाल है कि बीच में माफ कीजिएगा कि इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हुए लोग साफ जान रहे हैं कि बंदा क्रिमिनल है और खुद बोल रहा है। रिपोर्टर से अभी जो उनका एक बाइट आया था कि तुमको यहाँ रख ले तो नहीं तुमको मार दे तो सरकार क्या करेगी। मतलब इस तरह के छवि के आदमी को मतलब बिहार की जनता क्यों वोट दे रही है? भैया वही तो हम समझा रहे हैं ना कि वहां पर उनके अगेंस्ट में कौन लड़ा था? सुरभान सिंह की पत्नी लड़ी थी। तो वो किस छवि के हैं? देखिए, मोकामा जो सीट है उनकी रॉबिन हुड की छवि है। अच्छा। वो आम जनता के लिए ऐसा नहीं है कि वो विनाशकारी है, वो आम जनता के लिए पॉजिटिव है। हाँ, जो उनका एक क्षेत्र है उसमें अगर कोई दखलंदाजी करता है उसके लिए वो भी दिक्कत करते हैं। और ये सब न्यायालय की प्रक्रिया है, देखिए हमको इसमें नहीं पढ़ना है। हम लोग को एक दायरे में रखकर अपनी बातें रखनी है। तो जहाँ तक कि अनंत सिंह की बात की जाए तो उनका एक अलग जनाधार है। तो इलेक्शन जीत के अब छूट के आएंगे, बिल्कुल आप देखने को मिलेगा, वो भी कुछ ही दिन में उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, सब चाहते हैं कि छूट के आए। हाँ, अनंत सिंह का एक और मैं एक चीज बता दूं कि वो जाति धर्म मजहब से उठकर वाले नेता हैं। उनका कोई भी पार्टी से खड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर आरजेडी से खड़े हुए हैं तो फॉरवर्ड वोट नहीं देंगे, और फॉरवर्ड से बीजेपी से खड़े हुए हैं तो आरजेडी वाले वोट नहीं। मस्त कैरेक्टर का। हाँ, एकदम कैरेक्टर। तो भैया हम बता रहे हैं कि पूरा चुनाव को रोचक बनाते हैं। उनके बारे में अगर चर्चा की जाए तो उनके बयानबाजी के बारे में चर्चा की जाए तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। और दूसरा मतलब जब आनंद सिंह को टक्कर देने वाले एक ही बिहार में चेहरा है तेजू भैया का, मतलब कि अभी तो परिवार से भी उनका बड़ा दूरी हो गया है। तो क्या लगता है अब ये इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, उनका वापसी होगा नहीं परिवार में,
लालू यादव से उनका फिर वही स्नेह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या इस पे आप क्या लगता है? देखिए इसने तो है ही। अब देखिए मीडिया में जैसे कि उनसे बराबर ये सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं हम बहुत दिन से नहीं मिले, बात नहीं हुई। देखिए इसने और ये तो होगा ही। अब देखिए इनका व्यक्तिगत मामला है, किन मुद्दों की वजह से देखिए उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया उनका गया। हारने का क्या कारण रहा? देखिए उनके महुआ से? हारने का एक ही कारण हमको जो लग रहा है, हम बता रहे हैं कि एक ही कारण है कि मुकेश कुमार रोशन और तेज प्रताप यादव को दोनों आदमी जान रहे थे आरजेडी ही है, इसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा। लेकिन कौन आरजेडी ओरिजिनल है इस सस्पेंस में हार गया वो। अंतर तो बहुत ज्यादा है। बहुत मुकेश ज्यादा कुमार रोशन लगभग 40,000 के लगभग मार्जिन से जीते हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन इनका 35,000, उनका लगभग 40,000, इनका 35,000 का मिला दिया जाए तो उनसे ज्यादा ना हो जा रहा है जी। लेकिन कहने का मतलब है कि तेज महुआ से जीता कौन है? मुकेश कुमार रोशन। नहीं सॉरी संजय सिंह जीते हैं, राम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट थे। तो देखिए वहां पे सही बात है, आरजेडी वहां जीत जाती है आराम से जीतती है। और क्या है कि वहां पे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर जनता एक समूह में फैसला लेती है कि भाई ये मोहल्ला है, ये टोला है, यहाँ पे भाई हमको देना है तेज प्रताप भैया को वोट, लेकिन हर मोहल्ला हर टोला में एक ही राय बनी, इसकी जरूरत जरूरी नहीं समझा गया। और कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लगा कि कहीं पे कि तेज प्रताप भैया निकल रहे हैं, कहीं को लगा कि मुकेश कुमार रोशन निकल गए, इसलिए वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्योंकि अगर जनता अगर नहीं चाहती, अगर दोनों को नहीं चाहती तो एक ही आदमी को वोट आता, मार्जिन भी 40,000 का नहीं रहता और 10,000 से हारता। लेकिन या तो तेज प्रताप यादव या फिर मुकेश कुमार रोशन ये क्लोज कॉन्टेस्ट में रहते हैं, लेकिन जनता कंफ्यूज थी तभी इतना ज्यादा अंतर रहा। अब प्रशांत किशोर जिनको मतलब पॉलिटिकल पंडित कहा जाता है, जिन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर बनाया, मतलब बहुत लोगों का कैरियर बनाया, उनका अपना कैरियर साइकिल सब खत्म हो गया बिहार वो समझ नहीं पा गया। वो बिहारी खुद बिहारी है, बिहार को नहीं समझ पाया। इतना बड़ा बड़ा वादा किए, इतना सब चीज सारा उनका मतलब मुद्दा भी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि मुद्दा कोई बेकार मुद्दा रहा हो, मुद्दा भी बहुत वैलिड मुद्दा था। तो बिहार की जनता ने इतना उनको ऐसे क्यों नकार दिया, 0 सीट? देखिए समझने वाली बात है, आप समझेंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको थोड़ा सा डीप ले जाना चाहूँगा। जैसे ये घर है, इसमें अगर आपको खूबसूरती बढ़ानी होगी तो आपको मालूम है क्या क्या सामान खरीदना है, आप लाइएगा उसको लगाइएगा, घर खूबसूरत दिखने लगेगा। और वहीं बगल में आप जमीन खाली है मेरे घर के बगल में, उसमें अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, बनाइएगा, सजाइएगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो प्रशांत किशोर के साथ यही हुआ। टाइम नहीं दिए? नहीं, टाइम दिए हैं सर, आप नहीं समझे मेरी बात को। वो काम किए हैं किसके लिए? बीजेपी के लिए, टीएमसी के लिए। वो काम किए किसके लिए? स्टालिन के लिए। वो काम किसके लिए किए? आंध्रा में किए, तेलंगाना में किए, महाराष्ट्र में किए। तो वो काम किए तो उन पार्टी का जनाधार था ना जी। जानते थे? नहीं पहले से जानते थे और जनाधार था। उनके पास मतदाताओं का एक हुजूम था। बस उन्होंने उनको क्रिएटिविटी के द्वारा कि भाई उनको आकर्षित और करते चले गए, आगे बढ़ाते चले गए कि जनता बढ़ते जाए उनके साथ। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ समस्या क्या रही कि बिहार चुनाव जो लड़े उनका अपना जनाधार कोई नहीं था। तो यही चीज सेम, यही सारा जो आप बता रहे सिचुएशन, सेम सिचुएशन केजरीवाल के साथ भी था। केजरीवाल दिल्ली में उसी तरह नए कैंडिडेट के साथ, नए आइडियोलॉजी के साथ बड़ी पार्टी का मुकाबला करने उतरे। उनको तो बड़ा अच्छा मतलब ये मिला, पहले इलेक्शन में जीत रहे हैं। और यहाँ प्रशांत किशोर का ये हाल है। देखिए आपका बात जो है, आप परिप्रेक्ष्य उठा रहे हैं, 2 मुद्दों को उठा रहे हैं, 2 विभिन्न परिस्थितियों को उठा रहे हैं। प्रतीक जी आप देखिए बिहार है ये, यहाँ पे दिल्ली छोटा है, दिल्ली छोटा है। दिल्ली में लगभग आदमी शिक्षित और लगभग आदमी बिहार में भी शिक्षित है। लेकिन दिल्ली में क्या है कि लोग जो है जल्दी भरोसा करते हैं। बिहार में भरोसा दिलाने के लिए बहुत पढ़ाना पड़ता है भैया, कोचिंग कराना पड़ता है। आप जो बिहार की बात बोले तो बिहार का एक और बात सुन लीजिए। आप जो दिल्ली का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल उससे पहले एक आंदोलन में खड़े हुए और आईएएस अधिकारी के आधार पर वहाँ आईआरएस अधिकारी के रूप में जाने जाते थे और वो चुनाव लड़े। बाद में जनता धीरे धीरे सब चीज जानी और समझी अभी क्या हंस रहे देखिए। लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर के बारे में बिहार के एक जनता जानती थी कि ये चुनाव मैनेजमेंट करते हैं, इनकी छवि अलग है, दोनों की छवि अलग देखा जाए।
उनको दोनों को बराबर ना महसूस किया जाए। अभी अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे फिर से दिल्ली चुनाव, तो उनको संसद सीटें नहीं आएंगी। वो पहली और दूसरी बार इसलिए हुआ क्योंकि जनता को लगा कि एक नया आदमी आया, आंदोलन छूट के आया, ये काम करेगा। फ्रीबीज का भी बहुत बड़ा जी जी। और प्रशांत किशोर के बारे में क्या है कि ये ऑलरेडी जनता जानती है कि ये चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव जितवाते हैं, स्ट्रेटेजी करते हैं। इनके बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। दिल्ली की जनता के पास बहुत चीज जानने को था। और कहीं ना कहीं एक बिहार में जब भी इलेक्शंस होता है तो जातीय समीकरण का मुद्दा उठता है। इस बार तो जैसे लग रहा है कि जात पात सब भूल के आदमी वोट दिया है, या जाति अभी भी एक फैक्टर रही है हर पार्टी के लिए। देखिए अब थोड़ा सा हम डेटा आपको देना चाहेंगे कि देखिए फॉरवर्ड को एनडीए गठबंधन ने 87 उम्मीदवार खड़े किए थे, 87, जिसमें कि 72 जीत के हैं। 72 जीत के आए जी। बड़ा अच्छा, मतलब 90 में 72 मान के चलिए ना, थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए 80%। हाँ। और आप इधर आ जाइए महागठबंधन में, उन्होंने दिया था 42, जीत के आए 3। ये फॉरवर्ड की स्थिति है। अब हम आ जाते हैं पिछड़ा जो वर्ग की बात, चर्चा पूरे बिहार चुनाव में होगा। इसमें से 66 दिए थे एनडीए गठबंधन, जिसमें कि उन्होंने 50 सीट को विनिंग में कन्वर्ट किया है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 113 दिए हैं, 113, जबकि जस्ट डबल है, 66 का डबल हो गया, लगभग 113, लगभग उसमें 16 सीट निकाल के आए। तो जातिगत जो है बहुत ट्राई किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार चुनाव में क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है कि यादव, मुस्लिम, मुकेश सहनी के, मलाह जाति के, या फिर तातीपान समाज के लोग क्या वोट नहीं दिए हैं एनडीए को? दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। ये देखिए जब लाभ मिलता है तो महिलाएं हो पुरुष हो सब देते हैं वोट। ये कहने का मतलब क्या होता है, एक मोटा मोटी आकलन लेके चलता है कि देखिए चुनाव में ये जातिगत समीकरण है, ये जात इस पार्टी के साथ रहेगी। लेकिन आप 100% गारंटी थोड़ी ले सकते हैं। अब अगले पार्टी बिहार में रामकृपाल यादव है बीजेपी के कैंडिडेट, तो का आरजेडी को वोट देंगे रीतलाल को? सब समझ वाली बात है। और एक और मुद्दा है, जैसे एसआईआर का मुद्दा बड़ा उठा। एसआईआर का भी कुछ बिहार इलेक्शन में प्रभाव रहा या नहीं था? देखिए ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन देखिए इस रिजल्ट से आप पता लगा सकते हैं कि एसआईआर का मुद्दा हावी रहा या नहीं रहा। एसआईआर का मुद्दा उठाई कौन? आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन। हाँ। उनको सीटें कहाँ आई? तो अब सीटें नहीं आई तो इसका मुद्दा सीधा सीधी खारिज कर देंगे। तो एसआईआर पे ही फोड़ेंगे वो लोग। अब देखिए आप आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप किस पे। मगर इन सब में सबसे आराम में जानते हैं कौन है? ईवीएम पूरा इजी में है कि नहीं, इस बार हम बच गए। एसआईआर है मेन कल्प्रिट। वो तो विधवा विलाप होता ही है हर चुनाव में, चाहे बीजेपी हारे, चाहे कांग्रेस हारे, चाहे कोई भी पार्टी हारे। अपना देखिए कहीं ना कहीं वो अपना एक फोकस करती है, एक मतलब कि इल्जाम साबित करना चाहते हैं कि ये मुख्य आरोपी है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप चुनाव को देखें तो चुनाव में 3 ही मुद्दे थे आरजेडी के हारने के, जो कि मैंने शुरू से ही बताया आपको। पहला कि उनका जो गलत बयानबाजी, दूसरा उनका जो अलायंस पार्टनर को चुनना, और तीसरा सीटों का बंटवारा। भैया 11 फ्रेंडली फाइट सीट में 9 में हार गई, तो फ्रेंडली फाइट कहाँ था? वो तो डेडली फाइट था। अब वैसे भी फ्रेंड और फाइट दोनों हो नहीं सकता एक साथ। चलिए मान भी लेते हैं कि आपका अनुसार फ्रेंडली फाइट है, लेकिन आप उसको विनिंग में कहाँ कन्वर्ट कर पाए? तो इसको डेडली फाइट ही बोला जाएगा। अब अंत में जो जीता है बीजेपी चुनाव से पहले अपना एक मैनिफेस्टो निकालती है। मैनिफेस्टो में कई वादे किए जाते हैं, तो क्या उन वादों को बीजेपी पूरा करेगी? क्या बिहारियों ने जितना सीरियसली बीजेपी को लिया है, बीजेपी भी बिहारियों को उतना सीरियस लेगी? मैनिफेस्टो पे एक देखिए नजर। इसके लिए तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि एक MSD मूवी का एक डायलॉग था, ये तो पता चलिए ना जाएगा जी। तो ये तो पता चलिए जाएगा 5 साल में। लेकिन कहने का मतलब है कि मैनिफेस्टो को माना है लोगों ने, तभी ना इतना वोट आया है। एनडीए का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, कुछ विशेष क्या, मतलब मैनिफेस्टो में क्या ऐसा विशेष था कि
बिहारियों को इतना अच्छा लगा मैनिफेस्टो। और देखिए 202 महिला वोट सीधा सीधे देखिए महिलाओं वाला मुद्दा एक ही देखिए महिलाओं वाला मुद्दा 71% वोट तो वहीं से आ रहा है। तो 71 में मान लीजिएगा अगर 60-40 का भी रेशियो कर दिया जाए तो 40-42% महिलाओं का वोट आ गया। एजुकेशन को लेके क्या मैनिफेस्टो में सब सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है दो ही जिससे कि चुनाव पे रिजल्ट पे असर पड़ा। पहला मुद्दा है महिलाओं को जो उन्होंने आर्थिक रोजगार स्वावलंबी बनाने की बात कही है, और दूसरा उन्होंने फैक्ट्री लगाने की, रोजगार सृजन करने की जो रोड मैप है वो उन्होंने बताया है, जो कि अभाव रहा है आरजेडी के मैनिफेस्टो में और आरजेडी के बयान में। उनसे बराबर पूछा गया कि आप 1 करोड़ सब परिवार की नौकरी कैसे देंगे, तो अरे भाई कुछ भी तो उसके जगह पे बोलिएगा। आप इतना तो कर सकते थे ना कि हम प्राइवेट कंपनी भी लाके देंगे, लेकिन देंगे। उनके कैंडिडेट्स को मैंने सुना है मतलब कि आएंगे तो बताएंगे, आएंगे तो बताएंगे। ये कहने का मतलब जनता कंफ्यूजन नहीं रहती, जनता को चाहिए जवाब। तो आपको बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है जारी किया गया है, इसका असर चुनाव पे तो दिख गया है। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे उनके विवेक पे है, लेकिन हाँ 5 साल के लिए जनता चुनी तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले चुनाव में किस मुंह से जाएंगे। अब एक और चीज़ है कि कल मैं देख रहा था इलेक्शंस मतलब जब रुझान आने लगे और एनडीए को बहुमत मिलने लगा तो जेडीयू के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और कुछ ही सेकंडों के बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। तो क्या इसका आदमी सोच सकता है कि मतलब क्या क्यों डिलीट हुआ होगा, क्या प्रेशर रहा होगा, क्या इस बार मतलब कि नए मुख्यमंत्री चेहरे का, क्योंकि अब नीतीश कुमार का भी एज हो चुका है और लोगों का कयास भी है कि ये अंतिम चुनाव है और इस सिंपैथी में वोट भी मिला है बहुत जगह। देखिए आप जो क्वेश्चन पूछे 2-3 बिंदुओं पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है कि ट्वीट किया गया जेडीयू के ट्विटर हैंडल का, तो ये इसका जवाब तो ट्विटर आईटी सेल के ही हेड बता सकते हैं कि क्यों डिलीट किया गया, क्यों डाला गया था। लेकिन अब हम लोग को इस पर विश्लेषण करना है। तो देखिए पहला विश्लेषण ये हो रहा है कि चुनाव से पहले सारी पार्टियों ने घोषणा कर ही दी है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो अपने तरफ से गलती क्यों करें। अगर अपने तरफ से हम ट्वीट कर दे रहे हैं तो कल दिन विधायक दल का मीटिंग हो उसमें बीजेपी ये भी मांग रख सकती है कि 2 नहीं 3 मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री, हमको ये पोस्ट चाहिए, हमको वो पोस्ट चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक सेफ कदम उठाया कि भाई डिलीट करो, जो होगा बैठ के टेबल पे होगा, इसको सार्वजनिक मत करो। अब नहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप समय आ गया है बीजेपी जो कि इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है 89 सीट्स, उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब एजड हो चुके हैं, अब उनका समय हो चुका है रिटायरमेंट का। और बहुत जगह दिखा भी है कि मतलब कि वो कुछ ऐसी हरकतें करते दिखे हैं जो कि एबनॉर्मल टाइप का हरकत करते हुए दिखे हैं। एबनॉर्मल नहीं कहा जाएगा क्योंकि उम्र हो चुका है, तो उस चीज़ को ये देखते हुए देखिए तो बीजेपी मतलब अपना कैंडिडेट क्यों, अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं लेके आ रही है। क्या मतलब कि नीतीश कुमार के कंधे पर राइफल रख के एक गरीब राज्य बिहार को चलाना चाह रही है और अपना छवि बचाना चाह रही है। देखिए आप इसके बारे में कुछ भी कहें तो वो अभी तक जो संभव नहीं हुआ उसके अनुसार तो सही ही लगेगा, लेकिन देखिए इसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहला मुख्य वजह है कि केंद्र में समर्थन। अगर बीजेपी अगर प्रेशर बनाती है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, वो केंद्र में समर्थन हटा ले तो सरकार गिर जाएगी। ये पहला वजह है। और दूसरा वजह है कि देखिए नीतीश कुमार के एज हो गया, बस हम आपकी बात मान रहे हैं, उनका जो निजी आचरण रहा है कुछ दिनों में विवाद के घेरे पे है, लेकिन विश्वसनीयता नहीं ना खत्म हुई है। अगर विश्वसनीयता खत्म होती तो कहाँ से 85 सीट आते हैं। उनके लड़के का क्या मतलब, उनके लड़के देखिए उनके लड़के के बारे में यही बात कहना है कि जब तक वो लॉन्च नहीं करेंगे तब तक कोई हमको अभी संभावना नहीं लग रही है। और हल्ला यही है कि जदयू के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई थी, बात हो रहा था कि ललन सिंह हो सके मुख्यमंत्री बने और मुंगेर से उनके बेटे चुनाव लड़े निशांत। तो अगला मतलब चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा आप ललन सिंह को देख रहे हैं। देखिए ललन सिंह को से के साथ एक परेशानी है जो कि रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल। क्या क्या परेशानी है। फॉरवर्ड छवि बिहार में चाहिए, ओबीसी चेहरा। अच्छा। और इसके पीछे बाधा बन रहा है क्योंकि देखिए सब पार्टी सोचती है भाई कि भाई हमको जीतना है, आगे बढ़ना है। हम देखिए हम किसी के अगेंस्ट में और किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक अवधारणा होती है जिस अवधारणा के साथ बीजेपी और जदयू बिहार में चलना चाहती है, उस
ट्रैक रिकॉर्ड को वो चेंज नहीं करना चाहती है। और आप बात जहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है, तो देखिए बीजेपी में ऐसा नहीं है, कैंडिडेट हैं, लेकिन कहने का मतलब है नीतीश के बिना संभव नहीं है बिहार। हाँ, ये बात भी सही है। बिहार के इलेक्शन पर विश्लेषण बड़ा अच्छा रहा और इस विश्लेषण को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखें और हमें कुछ सेक्शन अपना छूट भी गया तो कोई सेक्शन अगर छूट गया है तो उस पर भी ज़रूर बताएं और सुधार करने का भी राय दें।